आईएएस और दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षाओं में सरकार की प्रणाली को लेकर या सरकार की प्रणाली पर आधारित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों में आपकी अंडरस्टैंडिंग को जांचने की कोशिश होती है। ये प्रश्न संघात्मक प्रणाली की जो सरकारें होती हैं उनकी मूलभूत विशेषताओं की समझ आपको है कि नहीं है, संसदीय प्रणाली की जो विशेषताएं होती हैं उनकी समझ है कि नहीं है, इसके साथ ही अध्यक्षीय प्रणाली, इन सब पर कुल मिलाकर हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने 2021 में भी भारत की जो राजव्यवस्था है उस राजव्यवस्था से संबंधित संघात्मक प्रणाली की अनिवार्य विशेषता के ऊपर एक प्रश्न पूछा। यहाँ पर इस प्रश्न को सबसे पहले देखते हैं। यह प्रश्न था कि भारतीय राजव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका जो स्वरूप है वह स्वरूप क्या है, संघीय है। यह प्रश्न पूछा गया। अब यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। लेकिन इस प्रश्न में कई बार ऐसा पढ़ते समय ये कुछ लोगों को लग सकता है कि संघ की विधायिका में घटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। यह विकल्प भी हो सकता है। तो संघवाद को बनाने वाली या संघवाद की अनिवार्य विशेषताएं और संघवाद के प्रकृति को तय करने वाली विशेषताएं, एक प्रश्न है कि संघवाद है कि नहीं है। तो संघवाद की अनिवार्य विशेषता इससे तय होगी कि संघवाद है या नहीं है। और दूसरा है कि संघवाद की प्रकृति क्या है। वह संघवाद सम्मित है, सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल है। उसमें जो संघवाद में जो या संघ में जो विधायिका है उस विधायिका में इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, कितने हैं, नहीं हैं, ये सब क्या है, संघवाद की प्रकृति को बताता है। इसलिए यह जो है कि संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। दरअसल जो विधायिका है उसमें घटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि का होना, इसमें प्रतिनिधित्व की बात क्या है, इसमें रिप्रेजेंटेशन की बात क्या है कही जा रही है। और रिप्रेजेंटेशन किसका, घटक इकाइयों का। रिप्रेजेंटेशन होना नहीं होना ये संघवाद की जरूरी विशेषता नहीं है। संघवाद की जरूरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन और दो स्तर पर सरकारों का होना और उससे जुड़ी हुई कुछ लॉजिकल विशेषताएं। तो इसलिए यहां पर यह संघवाद की या संघात्मक शासन प्रणाली की प्रकृति को बताता है कि वह सम्मित है नहीं है, इकाइयों का प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि, फिर यहां पर क्या है, प्रतिनिधि होना। यहां पर आप देखेंगे प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तर्क को फिर यहां पर दिया जा रहा है। दरअसल प्रतिनिधित्व होना ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिकता का तत्व कितना है। सरकार की प्रणाली को और कम से कम संघात्मक सरकार की प्रणाली को सुनिश्चित नहीं करता। मूल अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसकी नागरिक आजादियों को गारंटी कह दिया गया है। और ये कानून के शासन को, संविधानवाद को, इन सब को सुनिश्चित करता है। यह एक रूल ऑफ द लॉ को सुनिश्चित करता है। मूल अधिकारों का जो चार्टर है उसका होना, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होना। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है यह लोकतांत्रिकता को अभिव्यक्त करता है।
यह संघीयता के बजाय हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिनिधित्व तो हमेशा क्या है, एक लोकतांत्रिकता को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो ये दोनों लोकतांत्रिक एलिमेंट को व्यक्त करते हैं, सरकार के स्वरूप को, संघात्मक स्वरूप को ये प्रतिपादित नहीं करते। और मूल अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना कानून के शासन की अवधारणा को प्रतिपादित करता है, रूल ऑफ द लॉ की अवधारणा को प्रतिपादित करता है, सीमित सरकार की अवधारणा को प्रतिपादित करता है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक आजादियों की गारंटी को क्या है, सुनिश्चित करता है। इसलिए इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, इस बात को ही हम लोग क्या है, मानेंगे। अब यहां पर इसका व्यवस्थित रीजन क्या है, तो जब आप किसी भी देश की सरकार के बारे में या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आप पढ़ना समझना शुरू करते हैं, तो सरकारों के बारे में एक समझ हमारी इस आधार पर होती है कि सरकारें जो हैं उसमें कार्यपालिका कैसे बन रही है। अगर कार्यपालिका संसद से बनती है तो संसदीय सरकार का गठन होता है, और अगर कार्यपालिका जो होती है वह संसद के बजाय, अगर कार्यपालिका जो है वह संसद के बजाय चुने हुए अध्यक्ष से बनती है तो अध्यक्षीय सरकार होती है। तो सरकार का एक वर्गीकरण कार्यपालिका के स्वरूप के आधार पर होता है, और इसमें सरकारें जो होती हैं वह संसदीय और अध्यक्षीय किस्म की होती हैं। जब कार्यपालिका का गठन संसद से हो तो वह संसदीय सरकार है, जब कार्यपालिका का गठन अध्यक्ष से हो, एक अध्यक्ष से हो, तो वह क्या है, अध्यक्षीय सरकार है। सरकार या राजनीतिक व्यवस्था का जो गठन है, सरकार या राजनीतिक व्यवस्था का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को हम लोग शक्ति की अवस्थिति के आधार पर भी क्या है, समझ सकते हैं कि पावर कहां पर रिजाइड करता है। जो पावर है वो पावर कहां पर रिजाइड करता है, शक्ति की अवस्थिति के आधार पर जो सरकारें होती हैं वह सरकारें क्या होती है, तीन प्रकार की होती हैं। अगर शक्ति जो है वो एक केंद्र में अवस्थित है, एक सेंटर में है, तो ऐसी सरकार को एकात्मक सरकार क्या है, कहते हैं। अगर शक्ति जो है वह दो प्रकार के केंद्रों में अवस्थित है, दो प्रकार के केंद्रों में शक्ति को विभाजित किया जा रहा है, तो ऐसी सरकार को संघात्मक सरकार क्या है, कहते हैं। और अगर शक्ति को अनेक प्रकार के केंद्रों में बांटा जा रहा है, अनेक केंद्रों में शक्ति को बांटा जा रहा है, तो ऐसे सरकार को परिसंघात्मक या कन्फेडरल गवर्नमेंट क्या है, कहते हैं। तो एक तो है कि शक्ति की जो अवस्थिति है उस अवस्थिति के आधार पर सरकारें तीन तरह की होती हैं। यहां पर एक कन्फेडरल हुआ, संघात्मक को इंग्लिश में फेडरल कहते हैं, और इसके साथ ही एकात्मक को यूनिटरी कहते हैं। तो एक मोटी जो चीज है, कॉन्सेप्ट के लेवल पर यह पता होनी चाहिए। दरअसल सरकार को टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर के आधार पर हम लोग यहां समझ रहे हैं कि क्षेत्र के आधार पर अगर शक्ति को बांट कर देखें तो वह शक्ति किस प्रकार की है। तो शक्ति की जो अवस्थिति है, इस अवस्थिति को, शक्ति की जो अवस्थिति है, इस अवस्थिति को एक केंद्र में, दो प्रकार के केंद्रों में, अनेक केंद्रों में आप बांटकर क्या देख सकते हैं। यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि ये दरअसल टेरिटरी के आधार पर, भूक्षेत्र के आधार पर सरकार को क्या है, देखना है। यहां आप ये भी समझेंगे कि एक केंद्र होने पर जो इकाइयां हैं उनकी हैसियत क्या होगी।
जो यूनिट्स हैं, जो घटक इकाइयां हैं, जो संगठक इकाइयां हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? एकात्मक शासन में जहां एक केंद्र में समूची शक्ति अवस्थित है, वहां पर इकाइयां जो होंगी वो केंद्र के अधीन होंगी। यहां पर जो दो प्रकार के केंद्रों में अगर शक्तियां बांटी जा रही हैं, तो यहां पर इकाइयों और केंद्र के बीच में कुछ मामलों में कम से कम शक्तियां बांटने के लेवल पर तो समकक्षता होगी, तो ये को इक्वल होंगे। और यहां पर जो केंद्र है वह क्या है? केंद्र ही इकाइयों के अधीन होगा। चूंकि यहां शक्ति अनेक केंद्रों में बांट दी गई, तो जो अनेक केंद्र हैं वो दरअसल संघ को, जो कन्फेडरेशन है, उसको निर्धारित करेंगे। तो केंद्र इकाइयों के क्या होगा? अधीन होगा। एकात्मक में इकाइयां केंद्र के अधीन हैं। यहां पर क्या है? यहां इकाइयां जो हैं वे केंद्र के क्या है? अधीन हैं। ये मोटी बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसलिए आज से जब भी संघात्मक शब्द आप सुनते हैं, तो संघात्मक शब्द का मतलब है कि उसमें शक्तियों का विभाजन होगा दो प्रकार के केंद्रों में। और इसलिए जो है, जो संघात्मक शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली की जो अनिवार्य विशेषताएं हैं, संघात्मक जो सरकार होती है, उस सरकार की अनिवार्य विशेषताएं क्या होंगी? अनिवार्य विशेषताओं को अब आप समझ सकते हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये होगी कि इसमें शक्तियों का विभाजन होगा, इसमें डिवीजन ऑफ पावर होगा। तो शक्तियों का विभाजन, और जब आप शक्तियों का विभाजन करेंगे तो दो स्तर की सरकारें क्या है? बनेंगी। तो इसमें क्या है? इसमें दो स्तर की सरकारें जो हैं, दो स्तर की जो सरकार हैं, वे सरकार क्या है? बनेंगी। टू टियर ऑफ गवर्नमेंट क्या है? बनेगी। जब आप शक्ति को बांटते हैं, तो शक्ति आप मौखिक रूप में बांटेंगे, लिखित रूप में बांटेंगे। अगर आपने शक्ति को मौखिक रूप में बांटा तो ये बहुत कच्चा बंटवारा होगा। इसलिए जब भी शक्तियों का विभाजन किया जाता है, और खास तौर पर दो स्तर की सरकार बनाए जाने के लिए, तो हमेशा वह लिखित होना चाहिए। इसीलिए संघात्मक सरकार में हमेशा क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक अनिवार्य विशेषता के रूप में क्या है? स्वीकार किया जाता है। लिखित संविधान। डिवीजन ऑफ पावर तो हो ही गया। डिवीजन ऑफ पावर के अलावा यहां पर, जैसा मैंने आपसे कहा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, या यहां पर हम लोग कहेंगे कि लिखित संविधान भी इसकी एक अनिवार्य विशेषता है। लिखे गए संविधान में भी अगर शक्तियों के बंटवारे की व्याख्या को लेकर विवाद हो जाए तो क्या करेंगे? संविधान में तो बातें लिख दी गई, लेकिन लिखी गई बातों पर भी विवाद हो सकता है, उसकी व्याख्या पर विवाद हो सकता है। जैसे एलजी के पावर्स कितने हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पावर्स कितने हैं, इसको लेकर विवाद हुआ। तो ऐसे विवादों का निपटारा कैसे होगा? इस तरह के विवादों का निपटारा करने के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो। तो यहां पर जो तीसरी विशेषता है, वो तीसरी विशेषता क्या है? कि फेयर एंड इंडिपेंडेंट, निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, वह स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वह संघात्मक शासन प्रणाली की एक अनिवार्य क्या है? विशेषता है। निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर आप एक और चीज सोच कर देखिए कि जब आप डिवीजन करेंगे पावर का और दो स्तर की सरकार बनेगी, और ये डिवीजन आप टेरिटोरियल डिवीजन कर रहे हैं। भूक्षेत्रीय विभाजन क्या होता है? भूक्षेत्रीय विभाजन का मतलब यह है कि पूरे देश के लिए कानून जो है वो भारत की संसद बनाएगी,
और एक विशेष क्षेत्र के लिए या एक प्रदेश के भीतर के जो क्षेत्र है उनके लिए राज्य विधानमंडल बनाएगी। तो आप कहीं ना कहीं एक टेरिटोरियल डिवीजन कर रहे हैं। जब आप टेरिटोरियल डिवीजन करेंगे तो उससे आइडेंटिटी भी निर्मित होगी। इसलिए शक्तियों के विभाजन से आप दरअसल एक सरकार के लिए क्षेत्र तय कर रहे हैं और इस क्षेत्र से पहचान भी जुड़ जाएगी। इसलिए यहां पर दोहरी पहचान भी क्या है, जो दोहरी पहचान जुड़ेगी, किंतु दोहरी नागरिकता नहीं। ये बात ध्यान में रखना है कि दोहरी नागरिकता जो है, दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता नहीं। इसलिए मैंने लिख दिया है कि ड्यूअल आइडेंटिटी बनेगी। जनरल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, ये दो स्तर की सरकार बनेगी। और चूंकि इन सरकारों का जो क्षेत्र है भूक्षेत्र के आधार पर बंटवारा हो रहा है, इसलिए आइडेंटिटी कहीं ना कहीं क्या है, बनेगी। और इसके साथ ही जब आप शक्तियों को बांटेंगे तो बांटने के बाद सरकारें दो अगर बनाएंगे तो उन दोनों के बीच के संबंध को भी संघात्मक शासन प्रणाली में अब क्या है, एक जरूरी विशेषता के रूप में देखा जाता है। तो अंतर सरकारी जो संबंध है, उन अंतर सरकारी संबंधों को भी इसमें क्या है, बताया जाएगा। इंटर गवर्नमेंटल जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस के आधार पर ही संघ की प्रकृति क्या है, तय होगी। जैसे कि कोऑपरेटिव है रिलेशन, बार्गेनिंग वाला है, ये सब क्या है, तो अंतर सरकारी संबंध। और ये अंतर सरकारी संबंध क्या होंगे, ये समन्वयात्मक एजेंसियों के रूप में, जो समन्वयात्मक एजेंसी है उन एजेंसियों के रूप में क्या है, इनको क्या स्थापित करेंगे। तो ये है संघात्मक सरकार की 5 अनिवार्य विशेषताएं। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी पहचान किंतु दोहरी नागरिकता नहीं, अंतर सरकारी संबंध। अब यहां पर अगर आप इसको देखें, जो निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका है, यही इस प्रश्न में कह दिया गया है। यहां आप इसको देखें तो यहां पर क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। लॉजिक उसका क्या है कि संघात्मक सरकारें शक्तियों के विभाजन पर आधारित 2 स्तर की सरकारें, 2 अलग अलग भूक्षेत्र से संबंधित क्या है, होती हैं संघात्मक सरकारों में। और इनके शक्तियों के बंटवारे की व्याख्या को लेकर जो संविधान में बातें लिखी गई हैं, अगर उस लिखी गई व्याख्या को लेकर कोई विवाद होता है तो वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होगी। तो संघात्मक प्रणाली में न्यायपालिका जो होती है वह एक फेडरल कोर्ट के रूप में भी काम करती है। उसे केवल व्यक्तियों के बीच के विवादों का ही समाधान नहीं करना होता है, उसे इकाइयों के बीच के विवादों का भी। और इकाइयां यहां पर दोनों केंद्र और राज्य, और एक राज्य और दूसरे राज्य। तो सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट जो रिलेशंस होते हैं, उन इंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उस कन्फ्लिक्ट का भी समाधान करने की आवश्यकता क्या होती है। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होती है वह स्वतंत्रता क्या होती है, अनिवार्य विशेषता होती है। इसलिए अब के विश्लेषण के आधार पर हम लोग ये कहेंगे कि संघात्मक सरकार की 5 विशेषताएं क्या होती है। अब हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो क्या भारत में ये विशेषताएं मिलती हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 तथा 7वीं अनुसूची को अगर आप देखेंगे तो उसमें 245 में कहा गया है कि संसद पूरे देश के लिए कानून बनाएगी और राज्य विधानमंडल जो है राज्य के भूक्षेत्र के लिए कानून क्या है, बनाएंगे। ये शक्तियों का भूक्षेत्र के आधार पर विभाजन है। 246 क्या है, सब्जेक्ट के आधार पर पावर को डिवाइड करता है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो संसद को होगी और राज्य सूची के विषयों पर राज्य विधानमंडल को होगी, समवर्ती सूची पर दोनों को होगी। तो यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि ये जो अनुच्छेद 245 है
अनुच्छेद 246 है और कुल मिलाकर जो 7वीं अनुसूची है, और इसके साथ ही भारत के संविधान में जो संघ और राज्य 2 स्तर की सरकारें जो हमें दिखाई पड़ती हैं, वे सभी संघात्मक सरकार की एक जरूरी विशेषता को व्यक्त करती हैं। भारत का संविधान लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान से भी संघात्मक सरकार की जो एक जरूरी विशेषता है वह विशेषता कैसे सिद्ध होती है। भारत में उच्चतम न्यायालय जो है वह एक तरफ वादी और प्रतिवादी दोनों से क्या है, निष्पक्ष है, और इसके साथ ही कार्यपालिका के हस्तक्षेप से वह स्वतंत्र है। कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र बनाए जाने के लिए भारत के संविधान में कई प्रावधान क्या है किए गए। यहां तक कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जजों की नियुक्ति में जज ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कार्यपालिका की भूमिका उसमें केवल और केवल अंतिम रूप से सहमति देने की क्या है होती है, क्योंकि कॉलेजियम में जो लिस्ट बनती है वो लिस्ट जो है वो जजेज ही सजेस्ट करते हैं। तो निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका ये जो है ये संघात्मक सरकार की एक अनिवार्य विशेषता है। इससे क्लियर हो रहा। अब यहां पर एक प्रश्न उठा कि जो हम लोग संघात्मक शासन प्रणाली की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो संघात्मक सदन होता है, जो फेडरल हाउस होता है, उसमें अगर घटक इकाइयों के सदस्य शामिल होते तो इससे क्या फर्क पड़ता है। दरअसल आप जानते होंगे कि इकाइयों के दर्जे के आधार पर जो इकाइयां होती हैं, जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयों को दिए गए दर्जे के आधार पर, इकाइयों के दर्जे के आधार पर जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है वह 2 प्रकार की होती है। अगर इकाइयों को बिल्कुल बराबर दर्जा दिया जाता है, बिल्कुल बराबर दर्जा देने का मतलब क्या है, इकाइयों को अगर संघात्मक सदन में बिल्कुल समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। समान प्रतिनिधित्व कहां पर, जैसे राज्यसभा में अगर अमेरिका की तरह अमेरिका में जो उच्च सदन है, तो उच्च सदन में हर राज्य के 2 प्रतिनिधि हैं। उसी तरह से अगर बराबर या बिल्कुल समान प्रतिनिधित्व दिया जाता तो इसे सम्मित संघवाद, इसे समतोल संघवाद या इसे सिमेट्रिकल फेडरलिज्म क्या है कहते हैं। यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, वह सिमेट्रिकल फेडरलिज्म का उदाहरण है। तो अगर इकाइयों को उच्च सदन में या जो संघात्मक सदन है अगर समान प्रतिनिधित्व दिया जाता तो सम्मित संघवाद होता। अगर यहां पर इकाइयों का दर्जा बराबर नहीं है और इकाइयों के सदस्य जो प्रतिनिधि हैं उनको जनसंख्या के आधार पर अगर असमान प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो यह असमान प्रतिनिधित्व जो है यह किसका उदाहरण है, असमान प्रतिनिधित्व जो है यह असमतोल या असम्मित संघवाद का उदाहरण है, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का उदाहरण है और भारत इसका क्लासिक उदाहरण है। इसलिए प्रतिनिधित्व जो है, आमतौर पर प्रतिनिधित्व और भागीदारी ये लोकतांत्रिक तत्व को क्या है सुनिश्चित करते हैं। नंबर 1 बात, संघवाद के मामले में अगर बराबर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है तो ये क्या है, सम्मित संघवाद का उदाहरण है, और अगर असमान प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है तो असम्मित संघवाद का उदाहरण है। इसलिए प्रतिनिधित्व जो है इकाइयों का वो संघवाद को तय नहीं करता, वो संघवाद की प्रकृति को तय करता है।
संघवाद का तय बनना डिवीजन ऑफ पावर और टू लेवल गवर्नमेंट से तय होता है, लिखित संविधान से तय होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका से तय होता है, दोहरी पहचान और दो स्तर की सरकारों के बीच में समन्वयात्मक संबंध बिठाने वाली एजेंसियों से तय होता है। संघात्मक शासन प्रणाली जो है वो प्रतिनिधित्व या संघात्मक शासन प्रणाली प्रतिनिधित्व से तय नहीं होती, इन 5 चीजों से तय होती है। इसलिए ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आप ये पाएंगे कि इसलिए यहां पर क्या है, इसको डिनाई किया जा रहा है कि संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि क्या होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हो, मनोनीत प्रतिनिधि हो, इस बात से जो है केवल ये तय होता है कि जो दर्जा है इकाइयों का वह बराबर का दर्जा है कि नहीं है। तो इसलिए ये बात है। दूसरी बात, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि, तो मैंने कहा कि प्रतिनिधित्व से लोकतांत्रिकता का समावेश होता है, प्रतिनिधित्व भागीदारी का, रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन का एक जरिया है। तो यहां पर जो पार्टिसिपेशन है वो पार्टिसिपेशन के कई रूप होते हैं। हम संविधान में ही ये तय कर दें कि ये जो बंटवारा है, इस बंटवारे में केंद्र के पास ये शक्तियां हैं और राज्यों के पास ये शक्तियां हैं, इसलिए यहां पर जो ए ऑप्शन होगा वह भारत के संदर्भ में क्या है, वही क्या सही होगा। दूसरी बात यह है कि भारत में ये बहुत ही गौण विषय है। संघ की विधायिका अर्थात राज्यसभा में जो राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि पहुंचते हैं, मतलब राज्यों के विधानसभा के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि पहुंचते हैं वो उनकी जनसंख्या के आधार पर पहुंचते हैं। राज्यसभा जो है वह राज्यों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन राज्यसभा जो है वो उसी का पार्ट है कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया, उस शक्तियों के विभाजन में द्विसदनवाद को भी क्या है माना जाए, या शक्तियों के विभाजन से जोड़कर हम द्विसदनवाद को भी मानेंगे। और दरअसल विधायिका के भीतर भी ये 2 प्रकार के सदन बनाना, ये दरअसल शक्तियों का आंतरिक पृथक्करण है। तो ये शक्तियों के विभाजन से भी सीधे सीधे क्या है नहीं जुड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या है लेंगे कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता क्या है, वह क्या है सुरक्षित है। यह क्या है अनिवार्य विशेषता होती है संघात्मक शासन प्रणाली की। बहुत बहुत धन्यवाद।